नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष आष्टनकर। मैं एमडीएस पीरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ फ्यूमीडेंट विच वर्क्स फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल इन डेंटल प्रैक्टिस। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे आजू बाजू, बाहर, घर में, हर जगह कोरोना वायरस की ही बात चल रही है। तो मैं भी इसी के बारे में बात करने के लिए आज आपके सामने हूँ। जैसे कि आईडीए नागपुर ब्रांच ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं डेंटल क्लिनिक स्टाफ के साथ कुछ बातें शेयर कर सकूं जो कि उनको डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में फॉलो करनी है या फिर डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में फॉलो करनी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गाइडलाइंस कमिंग इन द मार्केट बाय डिफरेंट अथॉरिटीज़ और हंड्रेड्स ऑफ वेबिनार्स आर देयर विच आर गोइंग ऑन डे टू डे बेसिस। वी आर मेनी डेंटिस्ट कॉल्ड मी दैट दे आर कन्फ्यूज दैट विच प्रोटोकॉल दे शुड फॉलो और व्हाट दे शुड फॉलो। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है जो कि हम अपने क्लिनिक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल हम अपने क्लिनिक में अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे क्लिनिक के स्पेस को ध्यान में रखते हुए और हमारे पेशेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें अपने क्लिनिक में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम अपने ट्रीटमेंट के चार्जेस बहुत ना बढ़ा सके और हमारे पेशेंट्स को कम से कम ट्रीटमेंट चार्जेस में हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा। इस वीडियो को मैंने नाम दिया है कि तो चलो इसी के साथ हम करते हैं कोरोना पे काम की बात, जो कि हम अपने क्लिनिक में एक एक्शन प्लान बना के इम्प्लीमेंट कर सके। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी स्टाफ हमारे क्लिनिक में रिक्रूट है इंक्लूडिंग डेंटिस्ट, आप सबको खुद का स्क्रीनिंग करना है बिफोर एवरी सेशन इन डेंटल क्लिनिक, ताकि हम ये जान सके कि क्या हमें कोरोना वायरस का या हमें कोविड-19 का कोई सिम्टम हमारे शरीर में प्रेजेंट है या नहीं है। हमें अपना टेम्परेचर या कोई भी और सिम्टम जो कोरोना वायरस के या कोविड-19 में प्रेजेंट हो सकता है उसके बारे में स्क्रीनिंग करके हमें इवेल्युएट करना है कि हमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। क्योंकि हम जिस तरह से डर रहे हैं कि कोई पेशेंट असिम्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, मतलब उसमें सिम्टम ना दिखते हुए भी उसमें कोरोना वायरस हो सकता है, उसी तरह से ये वायरस हमारे शरीर में भी प्रेजेंट हो सकता है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे वजह से किसी और को ये वायरस ना हो। सबसे पहले आपको हर स्टाफ का स्क्रीनिंग करना है बिफोर स्टार्ट ऑफ एवरी सेशन। उसके बाद स्टाफ के लिए ये प्रिकॉशन है कि जैसे ही आप क्लिनिक में एंट्री करते हो, सभी डेंटिस्ट लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे क्लिनिक काफ़ी छोटे होते हैं और इसीलिए हमें इस कोविड-19 में हमें अपने क्लिनिक का स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। सिंपल वे में आप एक काम कर सकते हो कि आपके क्लिनिक में सपोज़ कॉरिडोर है, सपोज़ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में या इवन ऑन ग्राउंड फ्लोर, या फिर आपका वेटिंग एरिया थोड़ा बड़ा है तो आप प्लास्टिक कर्टन्स लगा के आपके एरिया को थोड़ा आइसोलेट कर लीजिए, ताकि जब भी आपका पेशेंट बाहर से आता है तो डायरेक्टली रिसेप्शनिस्ट या फिर जो भी स्टाफ है आपका वो एक्सपोज ना हो। या फिर आपके डोर को प्लास्टिक के कर्टन्स लगा लीजिए और उसमें एक छोटा सा सर्कुलर शेप का एक होल बना लीजिए, ताकि आप पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके बिफोर एंट्री ऑफ पेशेंट इन द क्लिनिक। सबसे पहले आपको क्लिनिक के बाहर एक पोस्टर लगाना है जो कि आपके पेशेंट को यह इंस्ट्रक्शन दे कि सपोज़ आपको कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हो तो क्लिनिक के अंदर आने से पहले आप हमें बाहर से ही फ़ोन कीजिए और आप उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू हम उन पेशेंट का ले पाएंगे जो हमें कांटेक्ट करके क्लिनिक में आना चाहते हैं। लेकिन सपोज़ कोई वॉक इन पेशेंट आता है तो उसके लिए हम टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं ले सकेंगे। तो इसके लिए हमें पेशेंट को बाहर से ही कॉल करके या फिर ट्रांसपेरेंट पर्दे से हमें पेशेंट से बात करनी है और उनका टेम्परेचर और बाकी साइन एंड सिम्टम्स हमें चेक करने हैं। आपके पोस्टर में ये लिखा होना चाहिए कि कोविड-19 से रिलेटेड क्या सिम्टम्स है, और सपोज़ ये सिम्टम्स आपके पेशेंट में प्रेजेंट है तो उनको बोलना है कि आपको बाहर से ही हमें कॉल करना है और कॉल पे उनका जो स्क्रीनिंग है वो आपको टेलीफोनिक स्क्रीनिंग कर लेना है। उसके बाद में बाहर पोस्टर के नीचे ही आप हैंड रब या फिर हैंड सैनिटाइज़र अरेंज करिए और पेशेंट को बोलिए कि आपको हैंड सैनिटाइज करके अंदर आना है। उसके लिए जो 6-7 स्टेप्स है हैंड हाइजीन की वो भी आपको उसी पोस्टर में डिस्प्ले करना है। ऐसा ही एक पोस्टर फ्यूमीडेंट ने एक रिलीज़ किया हुआ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, जहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हो। उसके बाद ट्रांसपेरेंट पर्दे में जहाँ पे हमने एक सर्कुलर होल बनाया है वहाँ से आपको इंफ्रारेड थर्मोमीटर से पेशेंट का टेम्परेचर गिन लेना है और उसके बाद पेशेंट को एंट्री करने के लिए बोलना है। आफ्टर पेशेंट्स एंट्री, अब आपके क्लिनिक में पेशेंट की एंट्री हो जाती है,
उसके बाद आपको पेशेंट को बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करके उनका सीटिंग अरेंजमेंट आपको अरेंज करना है। सो सपोज़ आपका एक पेशेंट क्लिनिक के अंदर बैठा हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि दूसरा पेशेंट क्लिनिक के बाहर ही रुका हुआ रहे। लेकिन सपोज़ बाहर सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो आप पेशेंट को अंदर बुला लीजिए, लेकिन 2 पेशेंट को आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बिठाना है। अब इसके लिए आप आइदर चेयर्स को दूर डिस्टेंस पे रखिए, या फिर आपका सोफ़ा है तो उसके ऊपर आप मार्क करके रखिए, ताकि पेशेंट प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ सके। अभी काफ़ी जगह पे मैंने ये सुना है कि आपको ये बोलना है कि पेशेंट को किसी को साथ ना लेके आए, ताकि आपको उसका अरेंजमेंट भी करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सपोज़ आपके पेशेंट को इमरजेंसी में कुछ हो जाता है ड्यूरिंग अ ट्रीटमेंट, सो आपको उस टाइम पेशेंट के साथ कोई अकम्पनिंग पर्सन होना चाहिए, ताकि आपको खुद को पेशेंट को हॉस्पिटल लेके भी जाना पड़े तो पेशेंट का कोई रिलेटिव आपके साथ प्रेजेंट हो, या फिर आपका कोई पेशेंट पीडियाट्रिक पेशेंट है या फिर ओल्ड एज पेशेंट है तो उसके साथ कोई अकम्पनी पर्सन होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए, सपोज़ पेशेंट कार से आता है तो पेशेंट के रिलेटिव को बोलना है कि आपको कार में ही रुक जाइए, या सपोज़ पेशेंट का रिलेटिव ऊपर आता भी है, उनका सीटिंग अरेंजमेंट आप कॉरिडोर में या फिर क्लिनिक के बाहर ही, जिस तरह से मैंने बोला है कि पर्दे लगा के आपको एक स्पेस बनाना है, वहाँ पे कोशिश कीजिए कि पेशेंट का रिलेटिव वेट करे, या फिर कोशिश कीजिए कि एक पेशेंट एक ही टाइम पे आए, दूसरा पेशेंट उस टाइम पे क्लिनिक में ना आए। इसी के लिए हमने एक ऐप डिज़ाइन किया है जो हम जस्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि सपोज़ आप एक पेशेंट कर रहे हो तो वो पेशेंट जैसे जैसे ख़त्म होने को आए आप अलार्म सेट कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली आपके नेक्स्ट पेशेंट को इन्फॉर्मेशन जाएगा कि अभी आप अपने घर से निकल सकते हो। सो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये ऐप हमें हेल्प कर सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी पेशेंट आपके क्लिनिक में आ गया है, वो उसको बैठने के लिए आपने जगह दी है, उसको हैंड सैनिटाइज करने के लिए आपने बोल दिया है। आपको पेशेंट को बोलना है कि आपको मास्क लगा के रखना है, ताकि आपको कफ भी आए तो आपके इन्वायरमेंट को वो इन्फेक्टेड ना कर पाए। उसी के साथ आपको पेशेंट को ये भी इंस्ट्रक्शन देना है कि आप किसी भी चीज़ को आप टच ना करें, स्पेशली सपोज़ कोई मैगज़ीन रखा है, कोई बुक रखा है, या फिर और कोई आर्टिकल आपके पास है, या फिर पेशेंट की खुद के मोबाइल को भी पेशेंट को बोलना है कि आप हाथ ना लगाएं, ताकि हम जितना कांटेक्ट कम कर सके उतना बेहतर रहे। इसके बाद आपको पेशेंट का टोटल स्क्रीनिंग करना है, तो जो भी सिम्टम्स कोविड-19 में प्रेजेंट हो सकते हैं वो पेशेंट को उसके बारे में पूछना है। पेशेंट को ये पूछना है कि लास्ट 14 दिनों में वो कि कहीं बाहर ट्रैवल करके आए हैं या किसी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं जहाँ से कोरोना इन्फेक्शन उनको हो सकता है। या फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे हम पहले पूछते थे पेशेंट को कि 14 दिन पहले आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप से आए हो क्या, उसी तरह से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके सिटी के अंदर कौन कौन से कंटेनमेंट जोन है या कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उन पेशेंट की हिस्ट्री लेते समय आपको ये पूछना है कि आप लास्ट 14 डेज़ में उस एरियाज़ में गए थे या ऐसे कोई किसी पेशेंट के या किसी पेशेंट के रिलेटिव के कांटेक्ट में आए थे। इसके बाद में आपको पेशेंट का स्क्रीनिंग फॉर्म फिलअप होने के बाद उसके ऊपर पेशेंट की सिग्नेचर लेना है, और एक कंसेंट फॉर्म जो कि पेशेंट के रीजनल लैंग्वेज में हो, आइदर मराठी, इंग्लिश या हिंदी, जो भी पेशेंट को समझता है उस लैंग्वेज में उनसे साइन करवा के लेना है, ताकि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को पेशेंट को बता पाए कि हमारे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और किसी पेशेंट के वजह से यदि हमें कोरोना इन्फेक्शन हुआ है या हमारे वजह से आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, सो वो रिस्क या वो एक रिस्क हो सकती है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, और उसके बावजूद आप हमसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो और इसीलिए हम लोग आपसे ये कंसेंट ले रहे हैं। इस कंसेंट फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आपका जो भी डेंटल ट्रीटमेंट शेड्यूल है उस ट्रीटमेंट के लिए आपको कंसेंट मिल जाती है। उसके लिए आपको एक अलग कंसेंट, जो भी आपका रेगुलर कंसेंट फॉर्म है, उस पर आपको सिग्नेचर लेना है। अभी मुझे कुछ डेंटिस्ट लोगों ने ये सवाल पूछा था कि जैसे कि हम कॉन्टैक्ट्स मिनिमम करना चाहते हैं, तो सपोज़ पेशेंट ने कंसेंट फॉर्म को साइन किया है, तो उस फॉर्म को हम क्लिनिक में किस तरह से मेंटेन करें। ये एक पॉइंट है कि हम मिनिमम कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमारे पास पेशेंट का इन्फेक्टेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, और इसीलिए सपोज़ आप कंसेंट फॉर्म, ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म आप ले नहीं सकते क्योंकि सिग्नेचर्स के लिए आपको प्रॉब्लम जा सकता है। उसके लिए ऑटोक्लेवेबल पेन या ऑटोक्लेवेबल पेपर, ये एक ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। सपोज़ आप में से कोई चाहता है कि ये मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहता है, तो आप हमें उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये था कि पेशेंट को हमने हैंड ग्लोव्स और शू कवर पहनाने चाहिए या नहीं चाहिए। ये डिसीज़न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।
सपोज़ आप जो भी मटेरियल मतलब पेशेंट के हैंड ग्लोव्स, पेशेंट को पहनाए हुआ हैंड ग्लोव्स या फिर शू कवर आप अपने क्लिनिक में मेंटेन कर सकते हो, लाइक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। सो आप ये सब मटेरियल आप पहनने के लिए दे सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि सपोज़ हम अपने पेशेंट को हैंड ग्लोव्स और शू कवर देते हैं, तो आप पेशेंट के जाने के बाद ये मटेरियल आपके साथ आपके क्लिनिक में रहेगा और वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। अब पेशेंट का स्क्रीनिंग हो गया है और पेशेंट से हमने कंसेंट फॉर्म साइन करके लिए हैं। उसके बाद पेशेंट ने ऑपरेटरी में एंट्री ले ली है। सो आपको ये अगेन आपको पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि आप मिनिमम जगह पे कांटेक्ट रखें या फिर आप मिनिमम जगहों को अपने हाथों से छुए ताकि हम अपने कॉन्टैक्ट्स को मिनिमम रख सके। इसके बाद पेशेंट चेयर पे बैठने के बाद उसको आपको हेड कैप पहनाना है और एक गॉगल लगाना है ताकि जो भी ट्रीटमेंट हम करें उसके वजह से पेशेंट की आंखों में कोई इन्फेक्शन ना जाए या फिर उनके हेयर्स को इन्फेक्शन ना आए, बाल इन्फेक्टेड ना हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है आपको पेशेंट को प्री प्रोसीजर माउथ रिंस कराना है। सो आपने इसके पहले भी पेशेंट को हम लोग क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश से गार्गल करने के लिए बोलते थे। जैसे कि हम कोरोना वायरस को ट्रीट कर रहे हैं तो हम 0.2 to 1% बिटाडीन माउथ वॉश से पेशेंट को गार्गल करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद प्री प्रोसीजर माउथ रिंस में आप पेशेंट को 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी माउथ वॉश करने के लिए बोल सकते हैं। उसके लिए आपको उसका डाइल्यूशन रिड्यूस करके 1% करना है। माउथ वॉश होने के बाद जो भी ट्रीटमेंट आपको प्रोसीड करनी है उसके लिए पेशेंट से आपको कंसेंट फॉर्म अगेन एक साइन करवा के लेना है और साइन करने के बाद डेंटिस्ट जो भी ट्रीटमेंट करना चाहता है लाइक ओपीडी या फिर एक्सट्रैक्शन, वो ट्रीटमेंट आप प्रोसीड कीजिए। अभी पेशेंट का ट्रीटमेंट होने के बाद, जैसे कि ये वीडियो हम स्पेसिफिकली स्टाफ के लिए बना रहे हैं, मैं डिटेल प्रोसीजर्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि अभी जो भी प्रोसीजर हमने शेड्यूल की है हम पेशेंट के ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद हमें पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। पेशेंट को डिस्चार्ज करते समय पेशेंट को आपको ये इंस्ट्रक्शन देना है कि प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म घर लेके जाने के बाद उसको आप सेपरेटली रखिए ताकि बाकी लोग उसको टच ना करें, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा क्लिनिक भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है और हम लोग भी असिम्टोमेटिक कैरियर्स हो सकते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह से पेशेंट हमारे क्लिनिक में एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आ सकता है, उसी तरह से जब पेशेंट हमारे क्लिनिक से घर जाए तो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन के ना जाए। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन दो कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म आपने दिया है वो सेपरेट रखें ताकि किसी के कॉन्टैक्ट में ना आए। और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले हमारे ऐप के बारे में बताया, उस ऐप में हम लोग एक प्रोविज़न दे रहे हैं कि आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन आप पेशेंट को दो वो प्रिस्क्रिप्शन आप स्कैन करके उस ऐप पे अपलोड करके डायरेक्टली फार्मेसी को भेज सकते हो, जो भी आपकी फार्मेसी है, और वहाँ से पेशेंट को डायरेक्टली मेडिसिन मिल सकते हैं। साइमल्टेनियसली वही प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म आप पेशेंट के मेल पे या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो ताकि पेशेंट को फ्यूचर में उसका प्रिंट लेके अपने पास रखना है तो वो रख सकता है। इससे हम लोग एक चेन ऑफ इन्फेक्शन इस्टेब्लिश होने से रोक सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को हमें ये इंस्ट्रक्शन देना है कि आप घर पे जाने के बाद किसी को कांटेक्ट ना करें और डायरेक्टली बाथ ले सकते हो या फिर अपने जो भी कपड़े आपने पहने हैं उसको आप बॉइलिंग वाटर में या फिर डिटर्जेंट वाटर में आपको उसको धो के सुखाना है। इससे ये होगा कि जो भी इन्फेक्शन सपोज़ हमारे क्लिनिक से पेशेंट को हुआ है या हो सकता है, सो घर पे जाने के बाद वो इन्फेक्शन किसी और तक ना फैले। तो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको पेशेंट के बारे में फॉलो करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। सो जैसे कि हम लोग रूटीनली कुछ लोग डायरीज में लेते थे या फिर उसके लिए एक फाइल मेंटेन करते थे। अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि कंटेमिनेशन जिन जिन चीज़ों से अपने क्लिनिक के अंदर हो सकता है उसको हमको कम करना है, प्लस जिन चीज़ों को हम लोग डिसइंफेक्ट या फिर ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को हमें अपने क्लिनिक के अंदर से रिमूव करना है। तो सपोज़ आपके क्लिनिक में कुछ बुक्स है, मैगजीन्स है या ऐसी कुछ मटेरियल्स है तो उसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद में देर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट्स विच कैन हेल्प यू टू मेंटेन अपॉइंटमेंट शेड्यूल। सो वो सॉफ्टवेयर आप अपने स्टाफ को अपॉइंटमेंट मेंटेनेंस के लिए या शेड्यूलिंग के लिए दे सकते हो। उसके बाद सपोज़ आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो सिंपल वे में आप एक एक्सेल शीट भी मेंटेन कर सकते हो। आप लैपटॉप के ऊपर ये सब काम कर रहे हो या मोबाइल के अंदर ये काम कर रहे हो तो आपको मोबाइल डिसइंफेक्शन या फिर लैपटॉप डिसइंफेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट। उसके लिए एक बैरियर मेम्ब्रेन आप लैपटॉप के कीपैड के ऊपर लगा सकते हो और उसको
हर पेशेंट के बाद या हर बार आप जब उसको टच करोगे उसके बाद आप उसको अल्कोहल स्प्रे से डिसइंफेक्ट कर सकते हो। इसके लिए जो अल्कोहल स्प्रे है, सपोज आपका मोबाइल आप क्लिनिक में इस्तेमाल कर रहे हो तो सिंपल आप उसको एक जिप बैग में या फिर एक पॉलीथीन पॉकेट के अंदर उसको बंद करके रखिए और उसी के थ्रू उसको इस्तेमाल कीजिए। और जब आप घर जाओगे तब उस पॉलीथीन को थ्रो करके फिर मोबाइल को डिसइंफेक्ट करके आप उसको घर लेके जाइए। और एक बात और ध्यान में रखना है कि आप सपोज आपके पेशेंट्स को फाइल देते हो उनके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, तो इसको भी आपको मिनिमाइज़ करना है या इसको अवॉइड करना है और ट्राई करो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके आप पेशेंट के व्हाट्सएप पे या मेल आईडी पे डाल दीजिए, ताकि डिजिटल फॉर्म में वो डेटा अवेलेबल रहेगा और पेपर फॉर्मेट में जो कंटेमिनेशन होने के चांसेस है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। अब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको आपके क्लिनिक में क्या क्या मेंटेन करना है उसके बारे में देना चाहूँगा। तो सबसे पहले क्लिनिक में आने के बाद आपको मास्क लगाना है, जो भी 3 ply मास्क आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपके डेंटिस्ट ने आपको अवेलेबल करके दिया है वो मास्क आपको यूज़ करना है। उसके बाद में सपोज़ डिस्पोजेबल ग्लोव्स आपके पास है या फिर आपके पास प्लास्टिक ग्लोव्स है या फिर आपके पास यूटिलिटी ग्लोव्स है जो कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो वो ग्लोव्स पहन के आपको डेंटल क्लिनिक में इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो भी डे टू डे प्रोसीजर्स करनी होती है वो स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको करना है सरफेस डिसइंफेक्शन। सरफेस डिसइंफेक्शन हमें 2 एरिया का करना होता है। एक होता है क्लिनिकल कॉन्टैक्ट एरिया, मतलब जहाँ पे भी हम डेंटल ट्रीटमेंट करते समय टच करते हैं, लाइक चेयर्स होगी या फिर लाइट जो चेयर के हैंडल्स होते हैं वो हो गए, या फिर हमारा कैबिनेट्स हो गया या फिर फर्नीचर हो गया। तो ये सब कुछ हमारे क्लिनिकल कॉन्टैक्ट एरिया में आ सकते हैं। और उसके बाद में दूसरा एरिया होता है जिसको हम एनवायरमेंटल एरिया बोलते हैं। एनवायरमेंटल एरिया में मोस्टली आपके फ्लोर्स आते हैं, आपके वॉल्स आते हैं, आपका फर्नीचर आता है या फिर आपका बेसिन का एरिया आता है। तो उस एरिया को आपको डिसइंफेक्ट करना है। सो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि इसको कैसे डिसइंफेक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्लिनिकल कॉन्टैक्ट एरिया को डिसइंफेक्ट करना है। उसके लिए जो भी डिसइंफेक्टेंट आपके क्लिनिक में अवेलेबल हो या आपके डेंटिस्ट ने अवेलेबल करके दिया है उसको आपको यूटिलाइज़ करना है। अभी इसमें बहुत सारे प्रकार के डिसइंफेक्टेंट आते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा स्पेसिफिकली डेंटिस्ट लोगों को कि सपोज़ आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर रहे हो ऑन डेंटल चेयर या फिर आपके इक्विपमेंट के ऊपर, तो मेक श्योर कि आपका डेंटल चेयर या फिर बाकी सर्फेसेस कोरोजन उनमें कोरोजन ना हो, क्योंकि जो भी डाइल्यूशन हमें यूज़ करना है दैट इज़ 1% डाइल्यूशन of 5% sodium hypochlorite which will makes more than 500 ppm of sodium hypochlorite available. It can corrode your equipment very easily. So आपको इस बात को ध्यान में रखना है। सो अभी डेंटल चेयर को डिसइंफेक्ट करते समय आपको 2 स्टेप का प्रोसीजर फॉलो करना है। जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी स्प्रे बॉटल हमारे पास है उसको हम लोग स्प्रे करते हैं या फिर हम स्पिरिट से उसको क्लीन करते हैं। सो ये एक स्टेप प्रोसीजर इनफ नहीं है फॉर डिसइंफेक्शन। सो डिसइंफेक्शन के लिए आपको 2 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करनी है। इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो कि मैं यहाँ पे आई बटन में आपको दे रहा हूँ, वो आप डिटेल में देख सकते हो बाद में। 2 स्टेप प्रोसीजर में सबसे पहले आपको क्या करना है, डेंटल चेयर को आपको क्लीन करना है। उसके लिए आपको डिटर्जेंट वाटर आप यूज़ कर सकते हो या फिर सोप वाटर यूज़ कर सकते हो या फिर आप डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डिसइंफेक्टेंट आप क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन इन दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो उस डिसइंफेक्टेंट के ऊपर ये मेंशन होना चाहिए कि ये वो डिसइंफेक्टेंट आप इन दोनों पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। सबसे पहले पहला स्टेप जो है उसको हम क्लीनिंग बोलेंगे। तो होता ये है कि हमारा जो भी डेंटल चेयर है उसके ऊपर सलाइवा या फिर ऑयल लग सकता है या फिर पेशेंट करने के बाद जो भी ब्लड है वो लग सकता है। तो सबसे पहले हमें वो क्लीन करना है ताकि हमारा डिसइंफेक्टेंट हम चेयर पे स्प्रे करें तो वो बैक्टीरिया के या वायरस के कांटेक्ट में आ सके। सपोज डायरेक्टली आपने डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे किया है चेयर के ऊपर, तो वो डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया और वायरस के कांटेक्ट में नहीं आएगा और आपका क्लीनिंग या डिसइंफेक्टेंट जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्लीनिंग करना है डिटर्जेंट वाटर से या फिर डायरेक्टली डिसइंफेक्टेंट से, और उसके बाद में हमें डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे करके कुछ देर के लिए हमें वेट करना है। हमें ये वेट इसलिए करना है क्योंकि हर डिसइंफेक्टेंट का एक कॉन्टैक्ट टाइम होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी डिसइंफेक्टेंट आपके वायरस या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा उसको वायरस या बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम तक हमें वेट करना है और उसके बाद में हमें आपकी चेयर को कपड़े से पोंछ लेना है। अगेन यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सपोज़ आपके डेंटल क्लिनिक में आप कोई ऑर्डिनरी कपड़ा यूज़ करते हो तो आपको उसको रोज़ वॉश करना है और उसके बाद में आप उसको रीयूज़ कर सकते हो।
अदरवाइज़ जो भी कपड़े में कॉन्टेमिनेंट्स लगे हुए हैं वो फिर से आपके चेयर पे आ जाएंगे। इसके लिए आप एक ऑटोक्लेवेबल वाइप्स यूज़ कर सकते हो, जिसको हम 6 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये पोटा वाइप्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यू कैन विजिट www.fumident.com फॉर दिस पोटा वाइप्स। सरफेस डिसइंफेक्शन होने के बाद आपको फ्लोर को क्लीन करना है। अभी फ्लोर को क्लीन करते समय आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। इसके लिए आपको जो डाइल्यूशन करना है, इसके लिए आपको जो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना है वो 5 to 6% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करना है। मार्केट में 13% भी अवेलेबल है, 8% भी अवेलेबल है, लेकिन मैं 5 to 6% आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका डाइल्यूशन करना आपको बहुत ईजी जाएगा और हम बार बार हमारे स्टाफ को डाइल्यूशन के बारे में हमें सिखाना नहीं पड़ेगा। सो 5 to 6% सोडियम हाइपोक्लोराइड सपोज आपने लिया है तो उसको आपको उसका 1% डाइल्यूशन आपको फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ करना है। सो फ्लोर क्लीनिंग के लिए या फिर फ्लोर मॉपिंग के लिए आप 2 बकेट सिस्टम यूज़ कर सकते हो। आप 3 बकेट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे क्लिनिक का एरिया जैसे थोड़ा स्मॉल होता है, हमारे स्टाफ को 3 बकेट सिस्टम के बारे में एजुकेट करना या फिर वो सिस्टम को आपको ख़रीद के मार्केट से लाना सपोज़ डिफ़िकल्ट जा रहा हो तो आप 2 बकेट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो। सो सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जैसा मैंने कि बोला कि आपको क्लीनिंग करना है, उसके लिए आपको पानी और डिटर्जेंट लेना है और डायरेक्टली आपके फ्लोर को मॉप करना है। सपोज़ आप मॉपिंग के पहले आपके क्लिनिक में डेली झाड़ू लगाते हो, सो वो प्रोसीजर आपको बंद कर देना है, वो प्रैक्टिस आपको बंद कर देना है, क्योंकि जो भी धूल आपके क्लिनिक में हो सकती है उसके अंदर भी बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं और वो उड़ने की वजह से आपको कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। सो आपको डायरेक्टली मॉपिंग करना है, झाड़ू नहीं लगाना है। मॉपिंग करते समय आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप पे आपको डिटर्जेंट और वाटर ऐसा घोल बना के, ऐसा लिक्विड बना के आपको डिसइंफेक्ट करना है और उसके बाद में वो वाइप को आप बाहर रख दो, वो पोछे को आप बाहर रख दो और सेकेंड बकेट में आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है जिसका डाइल्यूशन होगा 1:100। सपोज़ आप 5 to 6% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको 1:100 डाइल्यूशन बनाना है। सपोज़ आपके फ्लोर पे ब्लड गिरा हुआ है, उस कंडीशन में आपको 1:10 डाइल्यूशन बनाना है। सो ये आपको काम में आएगा जब आप 2 पेशेंट के बीच में सपोज़ आपके फ्लोर पे ब्लड गिरा हुआ तो उस कंडीशन में आपको 1:10 डाइल्यूशन बनाना है 5:6% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का। सो एक बकेट में आपका डिटर्जेंट और वाटर हो गया। उसके मॉपिंग के बाद आपको सेकेंड बकेट में सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है जो कि 1% होना चाहिए, जिसके लिए आप सिंपल फार्मूला फॉलो कर सकते हो। 800 ml आपने पानी लिया है तो 200 ml आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर लो, या फिर आप 4 लीटर पानी ले लो और 1 लीटर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल दो तो आपका 1% सोल्यूशन बन जाएगा। और उसके बाद में आपको सेकंड स्टेप उससे आपको फ्लोर का मॉपिंग करना है और उसके बाद में दोनों बकेट का जो सोल्यूशन है उसको आप फेंक दीजिए और आपका जो मॉप है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। सो ये हो गया आपका सरफेस डिसइंफेक्शन जो आपको डेली क्लिनिक स्टार्ट होने के पहले करना है। उसके बाद जो भी सरफेस डिसइंफेक्शन में आपको चेयर के अलावा जितनी भी चेयर्स है, जितना भी फर्नीचर है आपके क्लिनिक में, या फिर आपके दरवाज़ों के हैंडल्स या फिर दरवाजे, उनको भी आपको डिसइंफेक्शन करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रोसीजर आपको डेली क्लिनिक में आने के बाद करनी है। उसके बाद 2 पेशेंट के बीच में आपको क्या क्या करना है उसके बारे में आप देखते हैं। सो जैसे ही आपका एक पेशेंट हो जाता है, आपको पेशेंट का जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, उसको एक किडनी ट्रे में कलेक्ट करना है और एक डिटर्जेंट वाटर में या फिर डिसइंफेक्टेंट वाटर में उसको थोड़ी देर के लिए डीप करके रखना है। उससे होगा ये, सपोज़ इंस्ट्रूमेंट में ब्लड या फिर सलाइवा लगा हुआ है, पेशेंट की थूक लगी हुई है, तो उसका इन्फेक्शन, उसकी इन्फेक्टिविटी या फिर उससे जो इन्फेक्शन हो सकता है उसका पावर कम हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से सरफेस डिसइंफेक्शन जो प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन की है वो आपको फिर से फॉलो करनी है। जैसे कि मैंने 2 स्टेप में आपको प्रोसीजर बताया वही आपको फिर से फॉलो करनी है। उसके बाद सपोज़ आपके क्लिनिक में एरोसोल एक्टिविटी हुई है, मतलब एयर रोटर, स्केलर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, तो हो सकता है कि आपके ऑपरेटरी में या फिर आपके डेंटल चेयर जिस रूम में है उस रूम की जो एयर है वो कॉन्टेमिनेट हुई हो या उसके अंदर कोरोना वायरस प्रेजेंट हो। तो हमें ध्यान में रखना है कि उस एरिया में हम जब भी प्रेजेंट रहे या जब भी हम काम करें, हमें अपने मास्क को नहीं निकालना है। उसके बाद सपोज़ आपके डेंटिस्ट आपको बोलते हैं कि आपको फॉगिंग या फ्यूमिगेशन ये प्रोसीजर करना है, सो उसका डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको ऊपर आई बटन में दे देता हूँ या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, वो आप डिटेल में देखिए। फ्यूमिगेशन या फॉगिंग ये प्रोसीजर करते समय आपको ध्यान में रखना है कि आप उस एरिया में प्रेजेंट ना हो।
इसलिए आपको मशीन को लगाने के बाद बाहर आपको वेट करना है और प्रोसीजर होने के बाद आपको उस बटन को बंद करके मशीन को बंद कर देना है। और उसके बाद जो भी रिकमेंडेड टाइम है, क्योंकि हर केमिकल का एक अलग टाइम, एक अलग रिकमेंडेड टाइम होता है, उतने टाइम के लिए आपके चेंबर को आपको क्लोज रखना है। ये प्रोसीजर होने के बाद अभी हम देखते हैं कि अभी समझ लो कि आपके क्लिनिक में सभी पेशेंट कंप्लीट हो गए हैं, आपके दिन में जितने भी पेशेंट शेड्यूल्ड थे उतने कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको जो भी पीपीई या फिर गाउन्स हमने यूज़ किए हैं, हेड कैप या फिर मास्क हमने यूज़ किया है, तो मास्क को या ग्लोव्स को आपको प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो बकेट हम आपके क्लिनिक में है उस बकेट के अंदर आपको बायोमेडिकल वेस्ट फेंक देना है। और जो भी मटेरियल आपको रीयूज़ करना है, जैसे कि आपने कोई गाउन यूज़ कर रहे हो या फिर आप रीयूजेबल पीपी यूज़ कर रहे हो, उस मटेरियल को आपको प्रॉपरली वॉश करना है, डिसइंफेक्ट करना है या फिर आपको उसको स्टेरिलाइज करना है। उसके लिए आपको लाइनिंग मैनेजमेंट क्या होता है ये सीखना पड़ेगा। उसका भी हमने एक वीडियो बना के ऊपर आई बटन में हमने डाला हुआ है या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल रहे हैं, उस वीडियो को आपको डिटेल में देखना है। तो लाइनिंग मैनेजमेंट के बारे में आपको एक मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। लाइनिंग मैनेजमेंट मतलब जो भी कपड़े हम अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं उसका मैनेजमेंट, मतलब उसको हमने को कैसे वॉश करना है या फिर कैसे ऑटोक्लेव करना है, उसका मैनेजमेंट मतलब लाइनिंग मैनेजमेंट। सपोज़ हमारा गाउन या फिर हमारा पेशेंट का ड्रेप जो भी हमने यूज़ किया है उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है या फिर वो पेशेंट की थूक की वजह से कॉन्टेमिनेट हुआ है, तो आपको उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डीप करके रखना है और उसके बाद में उसको वॉश करना है, या फिर डायरेक्टली हमको उसको डिटर्जेंट वाटर में डाल के उसको वॉश करना है। इसके लिए भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का डाइल्यूशन हमें यूज़ करना है वो 0.5% यूज़ करना है। उसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, ताकि उस फार्मूला से आप जो भी कॉन्सेंट्रेशन का सोडियम हाइपोक्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हो उससे आप 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन बना सको और उसके अंदर उस मटेरियल को या उन कपड़ों को आप डाल के उनको डिसइंफेक्ट कर सको। उसके बाद में आपको इन कपड़ों को आपके रूटीन कपड़ों के अलावा धोना है। आप वॉशिंग मशीन में इसको धो सकते हो या आप डायरेक्टली उसको धो सकते हो, लेकिन आपके रूटीन कपड़ों के साथ उसको आपको धोना नहीं है। इसको धोने के बाद आप इसको सनलाइट में सुखा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा कड़क धूप में इसको नहीं सुखाना है ताकि कपड़े की लाइफ या कपड़े का फैब्रिक डैमेज ना हो। उसके बाद सपोज़ आप उन कपड़ों को ऑटोक्लेव करके या उन गाउन्स को ऑटोक्लेव करके नेक्स्ट प्रोसीजर में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसको ऑटोक्लेव करो, उसको प्रेस या आयन मत करो, क्योंकि आयन करने की वजह से या प्रेस करने की वजह से उसके अंदर स्टीम पेनिट्रेशन प्रॉपरली नहीं होगा। और सपोज़ आपको गाउन्स या फिर जो भी लाइनिंग मटेरियल है वो सर्जिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली उसको आयन या प्रेस करके इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसीजर आपको डेंटल क्लिनिक में फॉलो करना है, वो है डेंटल यूनिट वाटर लाइन डिसइंफेक्शन। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। डेंटल यूनिट वाटर लाइन, इसका मतलब है आपके क्लिनिक में जो वाटर बॉटल लगी हुई है वहाँ से जो भी ट्यूब्स आपके चेयर में घूम फिर के आपके एयरोटर तक या फिर स्केलर तक आती है, मतलब आपके डेंटल क्लिनिक में जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो बॉटल से हमारे एयरोटर तक या हमारे स्केलर तक आते हैं। उसके लिए जो ट्यूबिंग्स हमारे चेयर के अंदर होती है, जो पाइपलाइन हमारे चेयर के अंदर होती है, उसे हम डेंटल यूनिट वाटर लाइन बोलते हैं। उस वाटर लाइन को हमें डेली डिसइंफेक्ट करना है ताकि उसके अंदर जो भी बायोफिल्म बनती है या जो भी बैक्टीरिया बनते हैं वो एरोसोल या फिर पेशेंट के मुंह में हम जब वो इक्विपमेंट यूज़ करें उसके अंदर वो ना आ पाए। उसके लिए आप शाम को या दोपहर में जब भी आपके पेशेंट कंप्लीट हो जाए उस वक्त आपको उस बॉटल के अंदर जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना चाहिए। अब इसके लिए भी काफ़ी डिसइंफेक्टेंट आते हैं, जो भी डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ करोगे उस डिसइंफेक्टेंट को प्रॉपर डाइल्यूशन के अंदर उसके अंदर डालना है और उसके बाद में आपको एयरोटर, स्केलर या फिर 3-वे सिरिंज को बेसिन में थोड़ी देर के लिए चलाना है ताकि ट्यूब के अंदर जो पहले से पानी मौजूद था वो निकल जाए और बॉटल के अंदर अभी आपने जो डिसइंफेक्टेंट डाला है वो उसके अंदर आ जाए। इसका भी एक डिटेल वीडियो हमने बना रखा है और वो हम यहाँ पे आई बटन में दे रहे हैं, तो उसको आप डिटेल में देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता चले। उसके बाद में आपको ये डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन डेंटल यूनिट वाटर लाइन या पाइप लाइन के अंदर रात भर के लिए छोड़ देना है। आप इसको 1 घंटे के अंदर चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रात भर रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इसके पहले सपोज़ कभी डेंटल यूनिट वाटर लाइन डिसइंफेक्शन नहीं किया हो तो बायोफिल्म रिमूवल के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा और इसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए ये ओवरनाइट रखना है या रात भर के लिए रखना है और इस प्रोसीजर को डेली रिपीट करना है।
और उसके बाद में आप इसका फ्रीक्वेंसी कम करके एक अल्टरनेट डे या फिर हफ्ते में 3 बार आप इसको कर सकते हो। EPA रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हमें डेंटल यूनिट वाटर लाइन डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल करने होते हैं और EPA रजिस्टर्ड प्रोडक्ट फॉर डेंटल यूनिट वाटर लाइन इसका एक लिस्ट CDC गाइडलाइन में CDC वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आप फॉलो कर सकते हो। EPA रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है या फिर अवेलेबल है तो वो काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप EPA रजिस्टर्ड मॉलिक्यूल इस्तेमाल करिए। इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट कॉम्बिनेशन इज़ अ बेस्ट सोल्यूशन विच यू कैन यूटिलाइज। ये सेम केमिकल आप सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके फॉगर मशीन के अंदर भी इसी केमिकल को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये केमिकल मैं आपको इसलिए सजेस्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टाफ को हम काफ़ी सारे केमिकल इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज्ड हो। उससे अच्छा ये है कि हम एक ही केमिकल उनको सजेस्ट करें और उसके डाइल्यूशंस उनको बता दें, ताकि सपोज आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके डाइल्यूशंस हमने अपने वीडियोज़ में दिए हैं, या फिर मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ बता देना चाहता हूँ। आपको सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए 5% या 10% कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करना है। कोरोना के टाइम में हम 10% इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। सरफेस डिसइंफेक्शन के बाद में डेंटल यूनिट वाटर लाइन डिसइंफेक्शन के लिए आपको 20% और फॉगिंग या फिर OT फ्यूमिगेटर के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आपको इसको 20% कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल करना है, और सरफेस और इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन के लिए भी आपको इसको 20% कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया आपका डेंटल यूनिट वाटर लाइन डिसइंफेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है PPE कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि कोरोना या फिर कोविड-19 के पहले हम क्लिनिक में PPE इस्तेमाल करते थे या काफ़ी कम लोग इसको इस्तेमाल करते थे, इसलिए काफ़ी क्लिनिक में स्टाफ को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सो PPE पहनना कैसे है और उसको निकालना कैसे है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो मैं यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन डेंटिस्ट को ये ध्यान में रखना है कि आपके स्टाफ के लिए एक एरिया आपको डिज़ाइन करना है या एक एरिया आपको डिसाइड करके रखना है जहाँ पे आपका स्टाफ गाउन्स को पहने या फिर PPE को पहने और रिमूव करे, और उसके बाद में एक बकेट के अंदर उसको डाल दीजिए, ताकि उसी बकेट के अंदर आप पानी और सोडियम हाइपोक्लोराइड या डिटर्जेंट सॉल्यूशन डाल के उसको क्लीन कर सको। इससे होगा ये कि जो भी कॉन्टेमिनेटेड है या जो भी इन्फेक्शन आपकी PPE में है वो इधर उधर नहीं फैलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट स्टरलाइजेशन। तो आपके क्लिनिक में जो भी इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको किस तरह से क्लीन करना है और किस तरह से उसको ऑटोक्लेव के अंदर या फिर स्टरलाइज़र के अंदर उसको प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि आपको इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना है, उसको एक किडनी ट्रे में रखना है, उसके अंदर आपको एक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन या फिर डिटर्जेंट सॉल्यूशन डाल के उसको कुछ टाइम के लिए रख देना है, जितने टाइम में आप बाकी प्रोसीजर करके आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग पे आ जाए। इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग में आपको लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश इस्तेमाल करना है, ताकि जो भी ब्लड या फिर पेशेंट का थूक उसके अंदर लगा हो, सलाइवा उसके अंदर लगा हो, उससे आपके डायरेक्टली आपके हाथों में इन्फेक्शन ना फैले। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग या इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग के वक्त आपको यूटिलिटी ग्लोव्स या फिर डिस्पोजेबल ग्लोव्स आपको इस्तेमाल करना है। इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग के बाद आपको उसको ड्राई करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करना है मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट को देखना है ताकि वहाँ पे कुछ भी ब्लड या खून या फिर और भी कुछ मटेरियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगा हुआ रहे, ताकि इंस्ट्रूमेंट को आप जब ऑटोक्लेव में डालो तो स्टीम पेनिट्रेशन या फिर जो भी भाप बनती है वो इंस्ट्रूमेंट को हर जगह लग सके, ताकि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली ऑटोक्लेव या स्टरलाइज हो पाए। इंस्पेक्शन के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट को पाउच सिस्टम में या फिर जो भी डेंटल कैसेट या इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए जो भी ड्रम आपके पास है उसके अंदर प्रॉपरली पैक करना है। पैकिंग करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को आपको ऑटोक्लेव के अंदर रखना है। ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट को रखते समय आपको ध्यान में रखना है कि सपोज़ आपको पाउच रखते हो, उसका जो प्लास्टिक का सरफेस है उसको आपको ऊपर के साइड में रखना है, मतलब आपके साइड में उसको रखना है, और जो दूसरा पोर्शन है वो नीचे जहाँ से स्टीम बन के उसके अंदर जा सके उस साइड में रखना है। पाउच को रखते समय आपको और एक बात ध्यान में रखना है कि पाउच को एक के ऊपर एक नहीं रखना है, ताकि स्टीम हर पाउच के अंदर इक्वली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो सके और सभी पाउच के अंदर वो स्टीम जा सके, ताकि सभी इंस्ट्रूमेंट एक्सपोज हो सके। उसके बाद आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट या बहुत सारे पाउच एक साथ ऑटोक्लेव के अंदर नहीं रखना है, ताकि स्टीम पेनिट्रेशन या फिर जो भी भाप बन रही है वो सभी इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच सके। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि ऑटोक्लेविंग या स्टरलाइजेशन आपने किया है लेकिन स्टीम हर जगह नहीं पहुंचेगी। सिमिलरली इसी तरह से आपको जो भी गाउन्स या फिर जो भी PPE आप इस्तेमाल कर रहे हो
सपोज़ आपको आपके डेंटिस्ट ने बोला है कि उसको ऑटोक्लेव के अंदर रख के ऑटोक्लेव करना है, तो एक बड़े ड्रम के अंदर उसको रखना है और ऑटोक्लेव के अंदर उसको ऑटोक्लेव करना है। ये करते समय आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे गाउन्स आपको एक साथ नहीं रखना है, ताकि स्टीम हर जगह गाउन के अंदर पहुंच सके। उसके बाद में आप ऑटोक्लेव को ऑन करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपकी एक सीटी हो जाती है, मतलब सपोज़ आपने ऑटोक्लेव को 15 मिनट्स के लिए रखने के लिए आपको बोला है, तो 15 मिनट आपको ऑटोक्लेव को रखना है। और सपोज़ आपने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव के अंदर रखा है, तो 15 मिनट से आपको ज़्यादा टाइम के लिए ऑटोक्लेव को ऑन रखना है। और उसके बाद जब आपकी सीटी हो जाए, आपकी गैस पूरी तरह से ऑटोक्लेव से निकल जाए, उसके बाद आपको 20 से 40 मिनट ऑटोक्लेव को बंद ही रखना है, ताकि आपका ऑटोक्लेव प्रॉपरली कूल हो जाए, आपका ऑटोक्लेव प्रॉपरली ठंडा हो जाए और आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भाप बनी है या इंस्ट्रूमेंट का जो तापमान बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और उसके बाद में आप इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालिए। इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालने के बाद आपको उसको प्रॉपरली स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए जो भी जगह आपके डेंटिस्ट ने आपको बताई है उस जगह पे आपको उसको रखना है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सपोज़ आपके इंस्ट्रूमेंट गीले हैं या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट बाहर निकलने के बाद आपको ध्यान में आता है कि कोई पॉकेट आपका खुला हुआ है, या ड्रम जिसको नीचे से ओपनिंग करने के लिए एक फ्लैप होता है वो आपने ओपन नहीं किया है, वो बंद ही रह गया था, तो आपको फिर से इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव के अंदर रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इन्फेक्शन कंट्रोल का जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे या जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रोटोकॉल तब तक हम सक्सेसफुली क्लिनिक में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको सीरियसली फॉलो ना करें। तो आप ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कोरोना या कोविड-19 के इस बुरे टाइम में हमें अपने क्लिनिक से किसी भी पेशेंट को ये इन्फेक्शन ना हो, या फिर पेशेंट से हमें ये इन्फेक्शन ना हो, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल को आपको बहुत सीरियसली उसको फॉलो करनी है। उसके बाद आपको कोरोना टाइम पे डेंटल क्लिनिक में काम करते समय एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके हाथों को आपको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है, या फिर आपके हाथों को आपको प्रॉपरली क्लीन करना है, क्योंकि हमारे हाथों के वजह से ही मैक्सिमम इन्फेक्शन फैल सकते हैं। तो हाथों को धोने के लिए हमें साथ हैंड वॉश या हैंड रब, ये दो चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी होती है। हैंड वॉश हमें तब इस्तेमाल करना है जब हमारे हाथों में कुछ लगा हुआ है, जैसे कि खून हो सकता है, या फिर आपने कोई सरफेस क्लीन किया है, या फिर पेशेंट के मटेरियल को आपने उठाया है। उस कंडीशन में आपको हाथों को हैंड वॉश इस्तेमाल करके या फिर सोप और वाटर इस्तेमाल करके धोना है, या फिर हम हैंड रब इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम फ्रिक्वेंटली हैंड रब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैंड वॉश या हैंड रब, ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते समय आपको 7 स्टेप में आपके हैंड्स को क्लीन करना है, ताकि आपके हाथों के हर एरिया को आप क्लीन कर सको। इसके लिए जो 7 स्टेप्स है, इसका एक वीडियो हमने बनाया है, वो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसके लिए हमने एक पोस्टर बनाया है जो कि हमारे वेबसाइट में डाउनलोड सेक्शन में हमने दे के रखा है। इस पोस्टर को आप डाउनलोड करके या फिर इंटरनेट से हैंड हाइजीन की 7 स्टेप का एक पोस्टर को डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट करके आप बेसिन के पास लगा सकते हो, ताकि हमारा स्टाफ हर वक्त उस पोस्टर के देख के हैंड हाइजीन की 7 स्टेप्स को फॉलो कर सके। स्टाफ के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आपको एक ध्यान रखना है कि आपके नाक को और आपके मुंह को आपको बार बार टच नहीं करना है। उसके अलावा क्लिनिक में काम करते समय आपको शू कवर कंटिन्यूसली पहन के रखना है, आपको हेड कैप कंटिन्यूसली पहन के रखना है, देन आपको मास्क कंटिन्यूसली पहन के रखना है। और मैं हेड कैप पहनने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्लिनिक में जो स्टाफ काम करता है वो फीमेल स्टाफ होता है या लेडीज़ स्टाफ होता है, और आपके बाल थोड़े लंबे होने की वजह से जो भी एरोसोल एक्टिविटी होती है या जो भी इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन आपके बालों में लग सकता है। और जब आप घर पे जाओगे, रोज़ आप सपोज़ हेयर वॉश नहीं लेते हो, तो वो इन्फेक्शन आपके साथ या फिर आपके घर पे बाकी लोगों को भी हो सकता है। इसलिए आपको हेड कैप पहनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप क्लिनिक बंद करके जब घर जाओगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी मटेरियल है वो आपको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है, जैसे कि मोबाइल, आपकी पर्स या जो और भी कुछ मटेरियल आप साथ में लेके जाते हो, तो उसको आपको डिसइंफेक्ट करना है। उसको डिसइंफेक्ट करते समय आप अल्कोहल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इसके अंदर मिनिमम 70% अल्कोहल होना चाहिए। और मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप्स या फिर बाकी मटेरियल को डिसइंफेक्ट करने के लिए 70% अल्कोहल स्प्रे काफ़ी होता है। आपकी पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उसको आपको बाहर रखना है, उसको डिसइंफेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको डायरेक्टली वॉशरूम में जाके नहाना है, और आपके जो भी कपड़े हैं उसको आपको डिटर्जेंट वाटर में या फिर हॉट वाटर में धो के उसको सनलाइट में सुखाना है। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब घर जाओगे
हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोरोना या फिर उसके अलावा बाकी इन्फेक्शन जो हमारे क्लिनिक में प्रेजेंट होते हैं वो इन्फेक्शन आपको हुआ हो, और आपको ये ध्यान में रखना है कि वो इन्फेक्शन आपके वजह से आपके घर में जो बाकी आपके बच्चे हैं, आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन तक वो इन्फेक्शन ना जाए। तो ये प्रोटोकॉल आपको कोरोना वायरस या कोविड-19 के टाइम पे या बाकी टाइम पे भी आपको इसमें से कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, ताकि जो एक चेन ऑफ इन्फेक्शन हम जिसे बोलते हैं कि क्लिनिक से आप घर जाने के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स से या फिर आपके घर से आप क्लिनिक में आप जब काम करने आते हो, तो जो एक चेन ऑफ इन्फेक्शन इस्टेब्लिश होती है, उस चेन ऑफ इन्फेक्शन को हमें ब्रेक करना है, ताकि हमारे वजह से किसी और को ये इन्फेक्शन ना हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेश्चन हो या और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा।